hello and a very warm welcome to all of you on the platform of Blade Runner K12. Here we have one of the most demanded video कि सर हमें जो है इस टर्म 2 में सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं एंड डेट्स जो है मैंने बार बार बताया हुआ है बच्चों को कि आप अगर अपने आंसर्स में एग्जैक्ट डेट लिखते हो कि भाई इस दिन जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश हुआ ऐसे ही आंसर के बीच में तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये डेट्स वगैरह हमें आप बता दें, एक पीडीएफ मिल जाएगी तो और आसान होगा। तो ये वीडियो जो है इसमें मैंने जितने भी 5 चैप्टर्स है उस सबके इंपॉर्टेंट डेट्स को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। डेट्स जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे डेट्स और जहाँ पे ईस्वी ज़रूरी है तो केवल ईस्वी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ जो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं, शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से, हमारा जो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स है चैप्टर 9 जो कि इस टर्म 2 का आपका पहला चैप्टर है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो शुरुआत करेंगे 1526 से। दिस डेट, ये जो ईयर हमारे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस ईयर में ये जो मुगल एम्पायर है जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसकी शुरुआत होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड वहां से फाउंडेशन हुई मुगल एम्पायर की 1526 से 23rd। ठीक है, जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए, जैसे मैंने बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें पूछा गया कि आप मुगलों के डायनेस्टिक सक्सेशन को बताओ, 1707 तक जितने भी रूलर्स आए उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ। तो जब आप बाबर के बारे में बताना शुरू करोगे ना, तो अगर आपने ये लिख दिया कि 1526 से 30 तक उनका डिजाइन था, ब्रैकेट में भी लिख दिया, तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, इसको ये भी पता है कि फर्स्ट रूलर जो था वो बाबर था एंड कब से कब तक शासन किया भी पता है। और ऐसे ही जब भी आप अकबर का जिक्र करें कि अकबर ने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, तो ऐसे ही अकबर के नाम के आगे इसे कब से कब तक शासन किया, 1556 टू 1605 ये लिख देंगे, तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे ही 1530 से 1540 तक हुमायूं का जो शासन था, मैंने वन शॉट में बताया हुआ था कि 1540 में क्या होता है कि शेरशाह ने जो था मुगल एम्पायर को कॉन्कर कर लिया। उसके बाद 1555 में वापस से शेरशाह के डेथ के बाद हुमायूं अपना सेकंड शासन शुरू करेंगे, सेकंड रिजाइम शुरू करेंगे, 1 सालों तक ही चलता है। अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। तो 1556 से लेके 1605 तक फिर अकबर आएंगे। 1556 में एक बहुत अहम बैटल भी हुई है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया। हेमू बेसिकली सूर एम्पायर के कमांडर थे जिन्होंने सोचा कि हुमायूं की भी डेथ हो चुकी है तो वो बहुत बेहतरीन मौका था फिर से सूर एम्पायर को स्टैब्लिश करने का। तो अकबर को हरा के वो चाहते थे कि मुगल एम्पायर पे फिर से हमारा कब्जा हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अकबर की आर्मी ने हेमू की आर्मी को हरा दिया। देन उसके बाद हमारा जहांगीर का शासन आता है, सलीम का। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं 1605 से 1627। नाम जहांगीर का जब भी आया, जैसे इसने कोई टाइटल होल्ड किया, सलीम ने एक टाइटल होल्ड किया जहांगीर का, तो सलीम के आगे लिख देंगे 1605 टू 27। ये इम्पैक्ट डालेगा कि इसने यहाँ से यहाँ तक शासन किया है। 1628 टू 1658 ये शाहजहां का शासनकाल था। जब आप डायनेस्टिक सक्सेशन वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उस क्वेश्चन में ये जो है बहुत अहम हो जाएगा। फिर 1658 टू 1707 ये हमारा औरंगजेब का शासनकाल है। ठीक है, यहाँ तक आपका जितने भी मुगल एम्पायर के रूलर्स हैं, द ग्रेट मुगल्स, मैंने वन शॉट में बताया था कि औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर्स आए उन सबको कहा गया द लेटर मुगल्स, बिकॉज दियर अचीवमेंट्स वर डल, कुछ ज़्यादा उन्होंने अचीव नहीं किया बल्कि गवाया ज़्यादा। उसके बाद एक बहुत अहम डेट है 1784 का, जिसमें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इसका जिक्र आपके सामने तब आएगा जब क्रॉनिकल्स के ट्रांसलेशन की बात होगी, क्योंकि इसका काम ही था मुगल क्रॉनिकल्स को ट्रांसलेट करना। इसी में से आपके आगे हेनरी बेवरेज आएंगे जिन्होंने अकबरनामा ट्रांसलेट करा। इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में कुछ लोग थे जिन्होंने बादशाहनामा को भी ट्रांसलेट करने की कोशिश की, हालांकि वो पूरा नहीं हो पाया। फिर एक बहुत अहम डेट आता है जब आप अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज़ का जिक्र कर रहे होंगे या सुले कॉल का जिक्र कर रहे होंगे, तो इसको मेंशन करेंगे। 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स हटाया जाता है अकबर के द्वारा, और 1564 में जजिया टैक्स हटाया जाता द्वारा। ये दोनों बहुत अहम, आप डेट लिखें। ये तो आप लिखेंगे ही, बहुत सारे लोग भी लिखेंगे कि सुले कॉल के अंतर्गत ये चीज़ें की गई, अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज ऐसी थी जिसके अंदर ये टैक्सेस हटाया गया। कब हटाया गया ना, ये अगर आप लिखते हो तो दैट विल बी गुड बेनिफिट, एक एडवांटेज होगा आपके लिए। फिर 1571 में क्या होता है, तो फतेहपुर सिकरी को एज ए कैपिटल अकबर जो है आगरा से शिफ्ट करेंगे। उसके बाद एक और कैपिटल शिफ्ट होगी 1585 में, दैट वाज लाहौर शिफ्ट करेंगे अकबर। हमने बताया था कि लाहौर में बेसिकली वो नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन था पेशावर पाकिस्तान वगैरह का, उसमें स्टेबिलिटी लाना चाहते थे, दैट इज़ वाई ही शिफ्टेड द कैपिटल। फिर 1648 में एक भव्य कैपिटल बनाया जाएगा शाहजहां के द्वारा, शाहजहानाबाद। तो इसका जिक्र करना, अगर आप कहा जाए कि जेट्स के साथ 1580 में पहली बार एक जेसेट मिशन जो है फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा इनवाइट करने पे आया था, एंड फिर उसके बाद रिलीजियस डिबेट्स वगैरह होती हैं। 1556 का जो डेट है वो भी बहुत अहम है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। और उसके बाद आप कह ले तो मुगल एम्पायर को एक स्टेबिलिटी मिल गई थी, बिकॉज कि अब सूर एम्पायर का कोई खतरा नहीं, और जितने भी छोटे मोटे रूलर थे वो भी अब इनसे डरने लगे थे। दैट्स ऑल इन द डेट्स एंड टाइमलाइंस ऑफ चैप्टर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। अब आगे बढ़ते हैं
हमारा जो चैप्टर 10 है कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हो। तो सबसे पहले आता हमारा 1793 का परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी प्रथा। जब भी इसका जिक्र करेंगे ब्रैकेट में 1793 लिखना ही लिखना है, ठीक है। अगर आप परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को इनडायरेक्टली कह रहे हैं तो आप ब्रैकेट में लिख दे। अगर आप उसी के फीचर्स के बारे में बता रहे हैं तो एक फीचर ये भी हो जाएगा कि ये 1793 में इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर 1797 ऑक्शन ऑफ बर्धमान। अगर जमींदारी के फेलियर की बात की जा रही है तो फिर आप उसमें जिक्र कर सकते हैं कि ऑक्शन ऑफ बर्धमान कैन बी ए गुड एग्जाम्पल, और ऑक्शन ऑफ बर्धमान के आगे आप लगा देंगे 1797 मीन्स वो उस डेट को हुआ था। फिर 1830 में रिपोर्ट पब्लिश किया गया पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और 1813 में ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी इंडियन ट्रेड में वो छीन ली गई। जब ये फिफ्थ रिपोर्ट दिखाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितना कुशासन फैला के रखा हुआ है। उसके बाद बात आती है पहाड़ियाज और संथाल्स की। तो पहाड़ियाज के खिलाफ 1770s में, ऐसे तो और भी बहुत सारे डिकेड्स हैं, जैसे 1790s में प्राइसेस आपके बहुत कम थे, 1770s में रेगुलेशन लगाने शुरू किए जाते। तो इन सबको आप अगर मेंशन ना भी करेंगे इन सब डिकेड्स को तो चलेगा, लेकिन ये 1770s में इसलिए मैंने कहा क्योंकि ब्रिटिशर्स की पहाड़ियाज के खिलाफ क्या क्या पॉलिसीज थी, उसमें एक पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन बहुत अहम स्थान रखता है। तो 1770s इसलिए लिखना जरूरी है कि इस पूरे दशक में इन्होंने पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन को फॉलो किया। फिर 1780s में पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन की भाई समझा बुझा के जो है ऑगस्टस क्लीवलैंड ने इसको प्रपोज किया था कि समझा बुझा के पहाड़िया उसको मनवाओ कि भाई वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन छोड़ के सेटल्ड एग्रीकल्चर करे, और बदले में पहाड़िया चीफ को आपको इनकम तो मिलेगी ही मिलेगी, सालाना कुछ अलाउंसेस भी मिलेंगे। उसके बाद 1832 में संथालों को बसाने के लिए दामिनी को बनाया जाता है। फिर संथाल भी अलग अलग रीजंस की वजह से रिवोल्ट कर देते हैं। 1855 में संथाल रिवोल्ट जो कि 1855 से 1856 तक चलता है, 1856 में से क्रश कर दिया गया। उसके बाद कुछ तो अहम डेट्स जिसके बारे में डायरेक्टली तो नहीं जिक्र करा गया किताब में, बट फिर भी अगर आप आंसर में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे अगर आप फिफ्थ रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं 1773 के बाद से जो इन्हें रेगुलेट करने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके तहत इनको हर एक 10 सालों पे एक रिपोर्ट पब्लिश करनी होती थी जो इनके व्यवस्था को, शासन को, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को दर्शाती थी। तो 1773 में ये चीज़ शुरू हुई विद द रेगुलेटिंग इंडिया एक्ट, और 1765 में दीवानी राइट्स के बारे में बता सकते हैं कि हाउ इट बेसिकली प्रोवाइडेड द कंट्रोल ऑफ बंगाल टू द ब्रिटिश। दीवानी राइट्स जब शाह आलम ने इनको दे दी। तो ये सारे कुछ आपके डेट्स हैं जो कि इस चैप्टर में अहम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 11 को देखते हैं, रेबल्स एंड द राज। इसमें भी बहुत कमी डेट है जो अहम, एक बहुत इंपॉर्टेंट 10 मई 1857 मेरठ में जो है सिपाही म्यूटिनी शुरू होती है, और इसी के साथ हमारा 1857 की जो क्रांति है उसकी भी शुरुआत हुई। फिर अवध की कहानी में आ जाता है जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अब कहने को तो कह लो कि 11 मई 1857 को ये दिल्ली जाते हैं, बहादुर शाह जफर को मनाते हैं, तो ये भी अहम हो जाता है, बट उतना नहीं करना। हमें ये जानना है कि सिपाही म्यूटिनी की शुरुआत कब हुई है और बैटल ऑफ जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसकी शुरुआत कब हुई है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 1798 का सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, जिसको शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। उसी के तहत 1801 में अवध जो है सब्सिडरी अलायंस साइन करता है। जब मैं सब्सिडरी अलायंस की बात करता हूँ तो मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि सब्सिडरी अलायंस साइन करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन था, सबसे पहला राज्य कौन था। फिर 1856 में एनेक्सेशन ऑफ अवध। आपको जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। अगर प्रीमियर होते वक्त देख रहे हो तो प्रीमियर में भी दे और कमेंट बॉक्स में भी दे। 1856 में एनेक्स कर लिया जाएगा अवध को। हमने कहा था कि एक स्टेटमेंट है, अवध इज अ चेरी दैट विल अल्टीमेटली ड्रॉप इनटू आवर माउथ। डलहौजी को लग ही रहा था कि ये हमारे मुंह में एक न एक दिन आएगा, क्योंकि इसकी व्यवस्था ऐसी है कि ये ज्यादा दिनों तक अब अपने पैरों पर टिक नहीं सकता। तो एनेक्सेशन जब अवध का हुआ, उसी के साथ साथ जो ताल्लुकदार थे जिनको ब्रिटिशर्स बिचौलिए समझते थे उनको हटा दिया गया समरी सेटलमेंट के तहत। तो समरी सेटलमेंट भी आपका 1856 में आया। हाँ, अब ये किस मंथ में आया, फरवरी में, नवंबर में, ये सब चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1856 में आया, बस आपको ये मेंशन कर देना। फिर सितंबर 1857 में, क्योंकि ये रिवोल्ट 1 से 2 सालों तक ही चला था, इसीलिए अब इनके महीनों को डिनोट करना जरूरी है। अगर मैं कहता हूँ कि दिल्ली को कैप्चर किया गया तो मैं यही कहूँगा कि दिल्ली को 1857 में कैप्चर कर लिया गया। तो 1857 में तो रिवोल्ट भी शुरू हुआ है। तो अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा, मंथ को मेंशन करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे मंथ मेंशन किया हुआ। सितंबर 1857 को रिकैप्चर ऑफ दिल्ली, मार्च 1858 को अवध को रिकैप्चर कर लिया गया, और अल्टीमेटली जो रिवोल्ट है दैट वाज बीइंग क्रश्ड। 13 जून 1857, ये एक डेट मेरे से छूट गया था, इसको मैंने बाद में ऐड किया। ये बैटल ऑफ चिन्हट एक बहुत फेमस बैटल थी जून 1857 की, जिसमें आपने मौलवी अहमदुल्ला शाह का जिक्र देखा होगा, आपकी किताब में किया गया है। तो उन्होंने भी इस बैटल में पार्ट लिया था, और इसमें हराया जाता है। हेनरी लॉरेंस की शायद आर्मी थी, उनको हराते हैं, ब्रिटिशर्स के द्वारा लेट की गई थी, और इधर से जो रेबल्स थे वो हराते हैं और अवध को अपने कंट्रोल में लेते हैं रेबल्स। उसके बाद से दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर, चैप्टर 11। इसके बाद आता है चैप्टर 13 में महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसमें सबसे ज़्यादा डेट्स हैं, तो आपको एक एक करके चीज़ें याद रखनी है। 1893 गांधी जी जाते हैं साउथ अफ्रीका। 1915 में वो आ गए इंडिया। 1893 में साउथ अफ्रीका गए वकालत की प्रैक्टिसेस के लिए। प्रैक्टिसेस तो इंडिया में भी कर रहे थे, बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जॉब मिला था।
आना तो 2-3 सालों में ही था, बट हालात ऐसे बनते हैं कि वो टिक जाते हैं वहाँ पे 22-23 सालों तक, और उसके बाद आते हैं हमारे पास 1915 में रिटर्न होते हैं इंडिया। उस बीच क्या-क्या चीज़ें हुई, तो 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये आप बता सकते हो जब ऐसा पूछे जब एग्ज़ाम में कि आप गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे, इस बीच कौन-कौन से डेवलपमेंट हुए इंडिया में? तो 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल आप लिख सकते हो, 1906 का स्वदेशी मूवमेंट लिख सकते हो, इसी 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई है, वो भी लिख सकते हो। और आपकी किताब में ज़िक्र है कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में जो है ऑफिशियली अब दरार हो चुकी थी, तो सूरत स्प्लिट, सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी में ये जो कांग्रेस थी वो 2 तबकों में बँट गई, तो इसका भी आप मेंशन कर सकते हैं। फिर 1916 का बीएचयू के इनॉग्रेशन सेरेमनी की आप जब चर्चा करेंगे, जब गांधी जी ने कहा कि भाई ये जो नेशनलिज्म है इसे हमें एलीट फिनोमेनन नहीं, इसे हमें ओपन फॉर ऑल करना पड़ेगा, तो आप 1916 का जिक्र कर सकते हैं कि ये उस समय कहा गया था। फिर चंपारण सत्याग्रह 1917, ये पहला सत्याग्रह था। फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918, फिर 1918 का अहमदाबाद हंगर स्ट्राइक। मिल वर्कर्स पहले से स्ट्राइक कर रहे थे, गांधी जी जाके वहाँ पे आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। इसके बाद वर्कर्स को जो हार्श वर्किंग कंडीशन है उससे छुटकारा मिलता है, सैलरी भी इनकी बढ़ाई जाती है 35% तक। फिर 1914 टू 1918 जो है हमारा वर्ल्ड वॉर का समय है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो 6 अप्रैल 1919 को जो रॉलेट एक्ट पारित कर दिया गया, उसके अगेंस्ट गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। और एक डेट बहुत अहम है, 13 अप्रैल 1919 का, जिसमें जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था और ये रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया गया। ठीक है, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा 1 अगस्त 1920 को। अगर आपसे पूछा जाए खिलाफत आंदोलन कब लॉन्च हुआ, तो 1919 में ही ये लॉन्च हो चुका है। फरवरी 1922 में 2 सालों तक ये मूवमेंट चलेगा, बट आफ्टर चौड़ा चौड़ा इंसिडेंट ये जो है रिवोक कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद हमारा साइमन कमीशन आता है 1928 में, कि अब इंडिया में किस तरीके से पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी उसको रिव्यू करने के लिए, तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होगा। फिर साइमन कमीशन वापस जाएगा। उसके बाद बारडोली में सत्याग्रह होता है, जिसने सरदार पटेल को एक बहुत बड़ा लीडर बना दिया। दिसंबर 29 का लाहौर सेशन, ये अहम है 2 बातों से। एक तो कि कांग्रेस की कमान अब यंग लीडरशिप के हाथों में गई, जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना जाता है। इसके अलावा इसी में पूर्ण स्वराज की भी डिमांड करी गई थी कि हम लोग अब कोई भी डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते हैं, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। फिर उसके बाद 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू होती है, 6 अप्रैल 1930 को ये मुकम्मल करेंगे। दांडी यात्रा साबरमती से शुरू हुई थी और अहमदाबाद साबरमती शुरू हुई और दांडी में आके ख़त्म हुई। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि अगर आप मैप रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका भी लिंक डाल दिया है। सारे के सारे जितने भी आपके मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैंने सबको बताया हुआ है। पीडीएफ उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। शॉर्ट नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। क्विक रिवीजन सीरीज देखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वन शॉट देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अवेलेबल करवाई है। उसके बाद 1931 में चूंकि सॉल्ट लॉ जब हुआ, तो इसके साथ सॉल्ट लॉ जब वायलेट करते हैं, इसके साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की भी शुरुआत हुई, क्योंकि लोग अब विनम्रता से कानूनों को तोड़ रहे थे, ऐसे कानून जो जालिम कानून थे, जुल्मी कानून थे। तो अब इनको जेल में डाल दिया गया। जब जेल से रिहा किया गया 1931 में, तो लॉर्ड इरविन के साथ इनका समझौता होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस लिया गया, प्रिजनर्स रिलीज किए गए। फिर 1931 के लास्ट में सितंबर से दिसंबर तक जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला था, यहाँ पे आप ये मेंशन ना भी करेंगे तो चलेगा, सितंबर से दिसंबर तक ही चला था, ये ना भी मेंशन करेंगे तो चलेगा। बस इतना लिख दें कि 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। फिर 1932 में पूना पैक्ट, गांधी जी एक तरफ थे और एक तरफ बी आर अम्बेडकर थे, और बाद में समझौता होता है कि दलित जो है वो कभी भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं करेंगे, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी का भले ही प्रोविजन रखा जाएगा। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है, जिसके तहत पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस होने वाले थे, और 1937 में पहले डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। और कांग्रेस जो है 8 प्रोविंसेस में अपनी सरकार बनाती है। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलेगा। उसके बीच 1942 में हमारा क्रिप्स मिशन भेजा जाएगा स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, जिसका काम था कि कांग्रेस के लीडर्स के साथ नेगोशिएट करो कि हमें वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान थोड़ी सी कॉपरेशन चाहिए आप लोगों से, कि लॉ एंड ऑर्डर वगैरह आप मेंटेन करो, कोई आंदोलन वगैरह नहीं करोगे। क्रिप्स मिशन फेल होता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 में लॉन्च हुआ। उसके बाद 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ, तब प्रोविंशियल इलेक्शंस करवाएगा और जनवरी 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं। रिजल्ट आप सभी को पता है, जनरल सीटों पे कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, रिजर्व सीटों पे मुस्लिम लीग का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। फिर मई 1946 में कैबिनेट मिशन जो आया था वो अपना एक प्लान प्रपोज करता है। क्या प्लान था, ये सारी चीज़ें मैंने आपकी क्विक रिवीजन सीरीज में भी कवर की है और वन शॉट में तो कवर किया ही किया है। 16 अगस्त 1946 को चूंकि कैबिनेट मिशन प्लान जो फेल होता है, उसके बाद जिन्ना को लग गया कि अब इस देश में मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे एक अलग देश बनाना ही पड़ेगा, तो मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे बुलाया और इसी दिन को कहा जाता है ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स। भारी मात्रा में जो हिंदू और मुसलमान है वो मारे गए थे इस दंगे में, कलकत्ता के दंगे। और उसके बाद पूरे देश पंजाब से लेके पेशावर, पेशावर से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके बिहार, बिहार से लेके यूपी,
पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है दंगे भड़क चुके थे। 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिलती है और अनफॉर्चुनेटली 30 जून 1948 को असैसिनेट कर दिया जाता है गांधी जी को। तो इस प्रकार से और कुछ इमेजेस को लेके आपके सामने डेट्स होते हैं कि ये इमेज इस डेट को बनाया गया था, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको लेके उतना जो है आपको दिमाग पे माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने आखिरी चैप्टर पे, द फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन या मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला जो डेट है दैट इज नवंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाउंडेड। कहीं पे दिसंबर का डेट दिया गया बट नवंबर 1946 में एक्चुअली ये फाउंड किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को भले ही इसकी पहली मीटिंग हुई थी और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया। वैसे तो किताब में जिक्र नहीं बट फिर भी मैंने एडिशनली डाल दिया है। राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, ठीक है, बिकेम प्रेसिडेंट। और उसके बाद कौन सा डेट है, उसके बाद कौन सा डेट है 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू भाई साहब पेश करते हैं। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया जिसे मोर्लेमेंट और रिफॉर्म भी कहा गया। इसी में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन डाला गया, तब केवल मुसलमानों के लिए था। 1919 में उस सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड करके अब और भी कम्युनिटी के लिए डाल दिया गया था। उसके बाद हमारा 22 जनवरी 1947 को एक डेट आता है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, वो पारित होता है 22 जनवरी को, क्योंकि बहुत सारे डिबेट्स और डेलिब्रेशंस होते हैं इसके ऊपर। देन 3 जून 1947 को मुस्लिम लीग ने, क्योंकि पाकिस्तान अब बंटवारा होना ही था, तो एक अलग संविधान सभा पाकिस्तान की बनाई जाएगी। कौन थे उस संविधान सभा के अध्यक्ष, पाकिस्तान के संविधान सभा के प्रेसिडेंट कौन बनाया जाता है, इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे। मैंने वन शॉट में बताया बाय द वे। 27 अगस्त 1946 को एक बहुत अहम डेट है जब सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड और डिस्कशन की बात आएगी, तो ये डेट आप मेंशन करेंगे कि बी पोकर बहादुर साहब जो मद्रास से चुन के आते थे मुस्लिम लीग के टिकट पे, उन्होंने इसके कंटिन्यूएशन की डिमांड की कि सेपरेट इलेक्टोरेट को, चूंकि अभी माइनॉरिटीज़ की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप इसको कंटिन्यू करें। यहाँ तक बात खत्म हुई और दिसंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड बाय 284 मेंबर्स। और ये डेट आप सभी को याद होगा, इसको लिखने की तो आवश्यकता है नहीं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो पारित हो गया और इंडिया बिकेम रिपब्लिक। तो इसको आप मेंशन करेंगे जब भी आप संविधान के चीज़ों को समराइज कर रहे होंगे या फीचर्स के बारे में लिख रहे होंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये जो 1909 का एक्ट था, 1919 का एक्ट था और 1935 का एक्ट था, ये सारे आपके अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में काम आ सकते हैं। जब आप लिखोगे कि संविधान सभा के बनने से पहले किस प्रकार से संवैधानिक बदलाव आते हैं, तो पहला जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया गया था उसके तहत प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इनडायरेक्टली इलेक्शंस का प्रोविजन बनाया गया था। फिर उसमें सीटें बढ़ाई गई 1919 के एक्ट में, और 1935 के एक्ट में तो पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस का प्रोविजन बनाया गया इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। तो इंडियंस भारी मात्रा में चुन के आते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, मुस्लिम लीग के हो या रीजनल पार्टीज़ के हो। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, टाइमलाइंस हैं, इसको आप अपने आंसर में जहाँ भी सूटेबल लगे यूज़ कर सकते हो। किस प्रकार से आंसर्स लिखने हैं इसको लेके मैं कल 2, 3, 4 वीडियो जितने भी चैप्टर्स के बचे हैं वो पब्लिश करूँगा। अभी इसके बाद 2 वीडियो और आएगी, एक आपकी सोर्स बेस्ड वीडियो आएगी और एक मैं वीडियो लाऊंगा जिसको लेके बहुत सारे बच्चों ने डिमांड, ठीक है, मुझे आर्ग्यूमेंट्स नहीं समझ आते जो संविधान सभा में अलग अलग लीडर्स ने पेश किए, तो वो आर्ग्यूमेंट्स को मैं साधारण तौर पर समझाऊंगा और कैसे इसे आंसर में लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा। सो आर्ग्यूमेंट के ऊपर एक वीडियो आएगी, वो दोनों वीडियो आज ही आएगी। सो टिल देन रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट एंड अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप इज ओपन फॉर यू। हमारा नंबर आप याद रखें 7319697299, कभी भी कहीं भी आप फोन कर सकते हैं। हमेशा 24/7 ब्लेड एंड टीम इज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।